स्टूडेंट एग्रीकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 22 यानी कि 22 जो क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसको बोलते हैं वर्गीकरण तथा बारंबारता बर्तन का ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट 2 पार्ट 3 टाइप का आएगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है। थोड़ा सा पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से इसको बनाकर डालेंगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका ये चैप्टर 2 है, ठीक है ना। और ऐसे बुक से देखें तो ये चैप्टर 22 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है वर्गीकरण के बारे में। व्हाट इज वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। वो कितने टाइप का होता है, उसका क्या मुख्य लाभ है उसके बारे में, उसका लक्षण क्या क्या होता है, उसका मुख्य मैंने कि उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसकी मुख्य विधियां क्या है, किससे किससे मैंने कि वर्गीकरण का क्या क्या मुख्य विधियां है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है वर्गीकरण, क्योंकि जैसे चैप्टर का नाम ही है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको पहला पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आखिर में होता क्या है, तो इसके जो पहले चैप्टर पढ़ते संग्रह यानी कि डाटा के बारे में संग्रह करने जान गए थे, उसको टेबुलेट करने जान गए थे। तो वही डाटा को अगर हम संग्रह किए हुए आंकड़ों को उनकी समानता और गुणों के आधार पर वर्गों में रखने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हमको जो डाटा मिला, अब उस डाटा को समानता के आधार पे, यानी कि उसमें क्या क्या समानता है उसके आधार पे या फिर उसके गुण के आधार पर अलग अलग क्लास में अलग अलग वर्ग में जो रखते हैं, जिससे हमको देखकर आसानी होता है किसी चीज को समझने में, उसी को बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बोलता है कि मेडिकल शॉप में जाते हैं तो ए लेटर से जितना भी दवा होता है उसको एक जगह रखा जाता है, बी से होता है एक जगह, सी से लेटर से होता है एक जगह। इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको, यानी कि अगर कोई दवा लेने जाता है तो सब दवा को इस तरह से मिक्स करके अगर रख देंगे, उसको कोडिंग करके नहीं रखेंगे, उसको अच्छे से वर्गीकरण करके, उसको अच्छे से क्लासिफाई करके नहीं रखेंगे, तो फिर हमको कोई अगर मेडिसिन देना होगा तो हमको पूरा ढूंढना पड़ेगा, पूरा इधर उधर। और उसको अरेंज करके रखेंगे तो सिर्फ जाएंगे और उसी वहीं पे जाएंगे जिस दवा की हमको जरूरत होता है। या फिर डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी में वर्ड को कैसे रखा जाता है, वर्गीकरण क्लासिफाई करके। ए लेटर से आता है वो एकदम पूरा आ गया, फिर ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस तरह से उसको क्लासिफाई करके रखा जाता है ताकि हमको उतना डिक्शनरी में वर्ड होता है, लाखों में वर्ड होता है, और उसको हम आसानी से, मिनटों नहीं लगता है, हम उसको ढूंढ लेते हैं जिस वर्ड को हमको ढूंढना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, उसके समानता और गुणों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए ऐसा हम ढूंढ पाते हैं। जबकि कोई एक ऐसा डिक्शनरी ले जिसमें सब वर्ड एक दूसरे से मिला जुला इधर उधर हो, अब उसमें अगर ये 85 लेटर का हो और उसमें हमको कोई वर्ड ढूंढना हो तो उसमें हमको 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि हमको शुरू से अंत तक सब देखना पड़ेगा। जबकि ये डिक्शनरी में सिर्फ वहीं पे जाते हैं जहां पे हमको जो ढूंढना होता है, इस तरह से हम ढूंढ लेते हैं। तो ये होता है वर्गीकरण का फायदा, ये होता है वर्गीकरण से लाभ, ठीक है ना। जैसे घर में किसी भी सामान को क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं ना, या फिर किचन में जाते हैं तो मसाला एक जगह रखता है, ये सब दिस दैट हम क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं। अगर हमको वही अच्छे से नहीं रखते हैं, अरेंज करके नहीं रखते हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और कोई चीज ढूंढना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। ये होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब संग्रह किए हुए डाटा, ये जो आंकड़ा था उसको संग्रह किए हुए आंकड़ों को उनकी समानता, यानी कि उसमें क्या क्या समानता है। जैसे जनसंख्या, तो जनसंख्या की कितना है, तो जनसंख्या को अलग अलग, पुरुष को अलग, महिलाओं को अलग, फिर पुरुष महिला और बच्चों को अलग, फिर पुरुष में कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, महिला में कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, उसको अलग अलग क्लासिफाई करके। तो ये उसकी समानता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर अलग अलग कर रहे हैं कि नहीं। तो उसको अगर किसी वर्ग में, यानी कि वर्ग का मतलब क्लास में रखते हैं, तो रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आया। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है कि वर्गीकरण के मुख्य लाभ निम्न है, यानी कि क्लासिफिकेशन से हमको क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन से, इससे आंकड़ों की समानता तथा असमानता स्पष्ट हो जाती है, यानी कि जो समान रूप से है और जो असमान है, जिसमें समानता है और जिसमें असमानता है, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि क्योंकि समान गुण वाले आंकड़े साथ साथ रखे जाते हैं,
क्योंकि जिसमें समानता होता है वो एक साथ रखे जाते हैं, और जो असमानता होती है, जैसे स्कूल में गए, ठीक है ना, तो क्या होता है जब पीटी का समय होता है, पीटी का मतलब आप समझ रहे होंगे खेलने का समय होता है। जब कोई खेलता है यानी कि प्लेग्राउंड में जाता है तो बहुत से क्लास के बच्चे जाते हैं, तो उसमें से हमको चूज करना होगा कि ये बच्चा क्लास 7 क्लास का, ये बच्चा क्लास 8 का है, क्लास 9 का है, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अगर उसी बच्चे को एक ऐसा प्लेग्राउंड बना दे कि यहाँ पे सिर्फ क्लास 7 का बच्चा खेलेगा, यहाँ पे क्लास 8 का बच्चा खेलेगा, यहाँ पे क्लास 9 का बच्चा खेलेगा, तो इस तरह से अगर रखेंगे तो हमको अगर क्लास 7 का ही बच्चा चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो हम जाके वहां से पिक कर लेंगे आसानी से। इसीलिए उन लोग को पढ़ने के लिए क्लास 7 का अलग, क्लास 8, क्लास 9 अलग अलग उनके लिए क्लासरूम बनाया जाता है, ताकि उनको अच्छे से पढ़ाया जा सके। उनमें समानता और समानता के रूप में उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलता है, इसमें आंकड़ों की समानता तथा असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि समान गुण वाले आंकड़े एक साथ आ जाते हैं इसीलिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसलिए क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट इसका यानी कि अगला इससे क्या हमको लाभ मिलता है ये बात करें तो इसमें आंकड़ों का मानसिक चित्र बन जाता है। इससे आंकड़ों का मानसिक यानी कि हम जैसे कि किसी चीज को देखते ही हमको क्या होता है वो हमको समझ में आता है, तो समझने का मतलब मानसिक उसका चित्र हमारे माइंड में बन जाता है। जैसे कोई पर्सन होता है जिसके साथ हम रहते हैं, अब वो हमसे क्या होता है कहीं दूर चला जाता है और उसका घर में कोई नाम लेता है, तो उसके बारे में हमको मानसिक चित्र आ जाता है ना कि ये भैया थे, ये दीदी थी, तो ऐसे थे, तो उनका जो गुण है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी कि आने लगता है कि इनका चित्र कैसा था, तो मानसिक चित्र यानी कि गुण वाला जो मानसिक चित्र आने लगता है। उसी तरह से आंकड़े अगर हमको पता, अगर अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, अच्छे से वर्गीकरण करके रखेंगे, तो उनको देखते ही हमको उनका मानसिक चित्र यानी कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चीज आ जाएगा जिसको हमको देख कर अच्छे से समझ में आएगा। मानसिक चित्र का मतलब यानी कि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है, जिससे आंकड़ों को समझने में बड़ी आसानी रहती है। और जैसे मानसिक चित्र अच्छा बन जाएगा तो हमको उसको समझने में आसानी होगी, उसको समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज को अगर आप नहीं लिखेंगे तो इस चीज को आप लिखते जाइएगा और आपको पता चलता जाएगा। इसीलिए इसको पढ़ने से पहले अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे होंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को छोड़ के यहीं से जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई ड्रामा का या फिर कोई कॉमेडी या कोई एक्शन मूवी है नहीं कि बैठ गए हैं, तकिया लगा लिए हैं और ईयरफोन लगा के देखे जा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। ये तो कॉमेडी टाइप का है ना। ये पढ़ाई से कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज देखना हो तो कम से कम एक पेन और पेपर लेके ही देखना होता है। हाँ, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पेन पेपर लेके ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज होती है जो कितना हो भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ नया चीज हमको सीखने को जरूर मिलता है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कुछ ना कुछ आप नया चीज सीखिएगा ही यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आराम से इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, ठीक है। थर्स्ट यानी कि इसका अगला जो लाभ है क्या है कि समान और असमान आंकड़ों को पृथक पृथक वर्गों में रखने से तुलना योग्य हो जाता है। यानी कि पृथक का मतलब अलग अलग रखने से समान चीज को अलग और असमान चीज को अलग हम अलग अलग रखेंगे, समान यहाँ पे असमान अलग। तो इसमें तुलना करने में, तुलना का मतलब इसमें डिफरेंशिएट करने में हमको क्या होता है यानी कि आसानी से हो जाता है। इसको आसानी से हम तुलना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पुरुष ले लेते हैं तो पुरुष को भी हम शिक्षित और शिक्षित ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे। तो ये पुरुष सब जो शिक्षित है उसको एक जगह, अशिक्षित है उसको एक जगह, तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम तुलना कर सकते हैं। कितने परसेंट पुरुष शिक्षित है, कितने परसेंट पुरुष अशिक्षित है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसमें तुलना करके हम क्या कर सकते हैं और भी आगे का जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो सूचना है उसको हम ले सकते हैं। ये था इससे लाभ। तो ये सारी चीजें हैं इनसे लाभ जो आप नहीं जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, लिख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वर्गीकरण के क्या क्या लक्षण है, तो वर्गीकरण के यानी कि लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो एक ऐसे डाटा आते हैं जो वर्णात्मक होते हैं। वर्णात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो रिटन होते हैं।
आप कहीं भी एग्जाम जाते हैं तो सुनते होंगे कि आप तो क्लास 11 में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा कि आपके बड़े भैया क्विक होते हैं तो क्या करते हैं, हम जा रहे हैं एग्जाम कैसा दे रहे थे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहा था। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब होता है जिसमें लिखना होता है, यानी कि पूरा ऐसे टाइप का लिखना होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम, ठीक है ना। या फिर आप जो एग्जाम देते हैं वो भी आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। एक होता है एमसीक्यू एग्जाम, तो एमसीक्यू एग्जाम में सिर्फ टिक करना होता है, कलर करने वाला होता है। बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब होता है जैसे आपका टेस्ट होता है, क्योंकि क्लास में मैंने कि क्लास का घर एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, तो एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है कि एमसीक्यू होता है, आप खुद बताइए। तो टेस्ट एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस, उसमें क्वेश्चन रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव तो होता नहीं, उसमें लिखना नहीं पड़ता है। जबकि आप क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोट होते हैं, एग्जाम देते हैं क्लास 11 का, तो वहां पे आपको ये लिखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये वर्गीकरण होते हैं, इसको उसके दो लक्षण होते हैं। एक तो हम डिस्क्रिप्टिव उसके लक्षण बता सकते हैं और दूसरा संख्यात्मक। तो डिस्क्रिप्टिव क्या है, ये माने कि वैसे लक्षण या ये वे लक्षण है जो मात्रात्मक रूप से नहीं नापे जा सकते, यानी कि जो मात्रा के रूप में, जो क्वांटिटी के रूप में नहीं नापे जा सकते हैं। जैसे धर्म को आप नाप सकते हैं, शिक्षा को नाप सकते हैं, सच्चाई को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, गरीबी को नाप सकते हैं, अमीरी को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। यानी कि इसको नापने का कोई पैमाना ही नहीं होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसको हम ना नाप सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं, जिसके बारे में अपना विचार रख सकते हैं। धर्म के बारे में अपना विचार रख सकते हैं, शिक्षा के बारे में अपना विचार रख सकते हैं और लिख के बता सकते हैं, सच्चाई के बारे में लिख के बता सकते हैं। ऐसे टाइप का होता है ये। ऐसे का मतलब यानी कि जो लेख लिखते हैं ना, जैसे गाय पर लेख, पृथ्वी पर लेख, दृष्टि टाइप पर लिख लिखते हैं, उसी टाइप का ये होता है। सेकेंड इसका लक्षण होता है कि ये संख्यात्मक, कभी कभी ये संख्यात्मक हो गए कि जो डाटा हम जो डाटा का क्लासिफिकेशन किए वो कहीं कहीं लड़का का आयु आ गया, लड़की की उम्र आ गया, यानी कि आयु आ गया, उसकी हाइट आ गई, यानी कि लड़का लड़की का हाइट वाला डाटा आ गया, या फिर वजन से रिलेटेड हो गया, या फिर जनसंख्या आ गया। तो ऐसे डाटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्यात्मक, यानी कि जिसको मात्रात्मक रूप से नापे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा इसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि न्यूमेरिकल इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो होते हैं मात्रात्मक रूप से नापे जा सकते हैं उसको संख्यात्मक कहते हैं, जिसको नहीं नापे जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्णनात्मक, यानी कि डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। समझ में आ रहा। तो ये इसका एग्जाम्पल है इसका, जैसे धर्म, शिक्षा और सच्चाई, किसका, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव का। और संख्यात्मक का मतलब आयु, भार, ऊंचाई या फिर कुछ भी हो जिसको हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं संख्यात्मक, ठीक है ना, जिसको नाप सकते हैं। तो इस तरह से इसके दो लक्षण होते हैं। इस तरह से इसका नाम से ही क्लियर, डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखने वाला, संख्यात्मक का मतलब जो उसका संख्या। आपको पढ़ना है कि वर्गीकरण की मुख्य विधियां, तो वर्गीकरण की क्या क्या मुख्य विधियां है उसके बारे में पढ़ना है। तो वर्गीकरण की मुख्य दो विधियां होती है, एक गुणों के अनुसार वर्गीकरण और एक दूसरा होता है वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण। ये दो विधियां है जिसके बारे में 1 बाय 1 करके हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो गुणों के अनुसार वर्गीकरण, इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई आंकड़ा है, यानी कि कोई आंकड़ा है तो उसमें क्या गुण उपस्थित है और क्या गुण अनुपस्थित है, उसके आधार पे अगर वर्गीकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं गुणों के अनुसार वर्गीकरण। यानी कि कोई डाटा है, कोई डाटा का मतलब हमारे पास कोई आंकड़ा है, तो उस आंकड़े में क्या गुण उपस्थित है, प्रेजेंट है, और क्या गुण अनुपस्थित है, एब्सेंट है, उसके आधार पे अगर हम क्या करते हैं उसको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुणों के अनुसार वर्गीकरण। समझ में आ गया। तो इसमें अब दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। एक होता है गुणों के अनुसार वर्गीकरण का दो टाइप होता है, एक होता है सरल वर्गीकरण और दूसरा होता है बहुत गुण वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण का मतलब, इसका मतलब इसमें आता है किसी आंकड़ों में गुण के होने अथवा न होने के अनुसार दो वर्गों में विभाजन करना। गुण है अथवा नहीं है उसके अनुसार कितने वर्ग में विभाजित करना है, 2 वर्ग में। ये ध्यान रखना है, यहीं से तो मेन है। इसमें 2 वर्ग में विभाजित करना होता है, किसमें, सरल वर्गीकरण है। जबकि ये सेम चीज को इसमें क्या करना होता है, एक से
अधिक वर्ग गुणों में विभाजित करना होता है। सिर्फ दोनों में अंतर ये है कि इसमें 2 वर्गों में विभाजित करना होता है और एक में 1 से अधिक, क्योंकि इसमें दिया है बहुत गुण, 1 नहीं 2 नहीं, 2 से अधिक गुण वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं बहुत गुण, और सरल का मतलब 2। तो ये जो होते हैं इसका डिफिनेशन ऐसे आप लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किसी आंकड़ों में गुण के होने अथवा न होने के अनुसार 2 वर्गों में विभाजन सरल वर्गीकरण सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है कहलाता है। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखे तो हम जनगणना, जैसे 2021 का जनगणना होने वाला है ना, तो इसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उसके पुरुष की जनसंख्या महिला की जनसंख्या गुण के आधार पर किए कि नहीं किए, तो उसके आधार पे, क्योंकि गुण इसलिए क्योंकि पुरुष का गुण अलग है महिला की गुण अलग है, तो इसी तरह से क्या किए हम क्लासिफिकेशन किए। तो इसमें 2 गुण आया तो इसको बोलते हैं सरल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जबकि बहुत गुण को बहुत गुण वर्गीकरण में यदि आंकड़ों का 1 से अधिक गुणों के आधार पर वर्गों में विभाजित बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। तो दोनों में अगर आपसे कोई अंतर पूछता है तो इसमें 2 गुण में करते हैं और इसमें 1 से अधिक में करते हैं। तो इसमें पुरुष और महिला में जनसंख्या को हम क्लासिफाई किए थे, वर्गीकरण किए थे, जबकि इसमें हम उसी जनसंख्या को पुरुष में कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने सिख है, कितने ईसाई है, उसी तरह महिलाओं में कितने महिलाओं में कितने हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम है, इस तरह से करते हैं। या फिर इसके क्या करते हैं, पुरुष में कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, महिला में कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है। इसमें देख रहे हैं गुण आपका अलग अलग बहुत गुण आ रहा है, इसीलिए इस तरह से इसको इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं बहुत गुण वर्गीकरण। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण। वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण क्या होता है, तो इसमें वर्ग अंतराल का मतलब होता है क्लास इंटरवल। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक क्लास 10 में भी पढ़ना होता है, तो उसमें पढ़ना होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के अनुसार तो आंकड़ों को संख्यात्मक लक्षणों के आधार पर वर्गों में विभाजन, तो क्लास इंटरवल वहां पे लेते हैं, उसका एक लिमिट होता है। ठीक है ना। तो जैसे 0 से 10, 10 to 20 लेते हैं, 20 to क्या लेते हैं 30 लेते हैं इसमें। तो इसको क्या किए, इसको भी वर्गीकरण किए। तो ये कैसे किए, संख्यात्मक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण। वर्ग अंतराल भी इसमें आ रहा है, यानी कि क्लास इंटरवल भी हमारा आ रहा है, और उसके अनुसार कैसे है संख्यात्मक, कि कोई अगर हम एग्जामिनेशन लिए तो इसमें ये अगर लड़का है, अगर ये लड़की ले लेते हैं या फिर सिर्फ लड़का का ही लेते हैं, तो क्या होता है 50 मार्क्स, 30 से 40 और 40 से क्या हो गया 50, ये हो गया। तो 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो किसी बच्चा का 5 नंबर आया, किसी बच्चा का 2 नंबर आया, किसी का 30 आया, किसी का 40 आया, किसी का 20 आया, किसी का 25 आया, किसी का 35 आया, किसी का 39 आया, किसी का 42 आया, किसी का 46 आ गया, किसी का 49 आ गया। इस तरह से नंबर आ रहा। तो ये जो नंबर है इसको हमको कि उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए कि 0 से 10 के नंबर को लाने वाले, यानी कि 10 इसमें इंक्लूड नहीं हो। देख रहे हैं कि 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। जब 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है तो 10 यानी कि 10 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर, 10 को यहाँ पे शामिल ना करके इस 10 को कहाँ शामिल करेंगे, यहाँ पे शामिल करेंगे। तो यहाँ 10 यानी कि 10 से नीचे वाला 0 या 0 से ऊपर या 10 से नीचे वाले जितने भी आएंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि 2, 5, इसमें से 2 संख्या है, 2 ऐसे छात्र हैं जिनका संख्या इसके बीच में लाई करा। तो इस तरह से जो हमारे पास डाटा था, आंकड़ों को इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वर्गीकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इसी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो ये 0 से 10, 10 to 20, तो कोई एक हम ले लेते हैं। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 20 था, ठीक है, 10 था, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना है कि ये 0 जो आ रहा है कोई एक हमारा CI है, क्लास इंटरवल का मतलब वर्ग अंतराल है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ऊपर का मिटा देते हैं, यहाँ का इसका कोई अब काम नहीं, अब इसी को समझना है। ठीक है। ये दे दिया है आपका CI का मतलब दे दिया है क्लास इंटरवल, आप हिंदी में लिख सकते हैं ये क्लास इंटरवल है। तो ये दिया है, तो ये एक क्लास इंटरवल है, दूसरा ये क्लास इंटरवल है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। अगर हम नंबरिंग करें तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है।
एक नहीं क्लास इंटरवल। तो किसी एक क्लास इंटरवल का या तो पहला ले, दूसरा ले, तीसरा, कोई इसमें से आपको एक चूज करना है। तो कोई भी चूज करेंगे तो 10 20 हम ले लिए, ये ले दूसरा नंबर ले लिए। तो इसमें जो ये वाला आता है पहला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो आता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है निम्न सीमा। इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है निम्न सीमा होता है। और ये जो आता है, ये जो आता है इसको बोलते हैं हायर लिमिट। हायर लिमिट ये तो पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उच्च सीमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो 10 था, ये कोई भी इसमें 20 30 ले, 40 50 ले, तो 30 40 लेंगे तो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, ये हमारा हायर लिमिट, ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा हायर लिमिट हो जाता है। इस तरह से आपको क्या करना है? आपको पता करना होता है। ठीक है, और ये 10 है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, यानी कि ये लगातार होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब अगर 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40, तो ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस था, ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म था, ये हमारा इंक्लूसिव फॉर्म है। इसमें डिसकंटिन्यू, यानी कि ये 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं आ रहा, तो ये हमारा डिसकंटिन्यू यानी कि लगातार ना होके अनिश्चित हो गया, जबकि ये क्या हमारा निश्चित दिखा रहा है। तो इस दोनों टाइप का ये क्लास इंटरवल आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस टाइप का जाएगा तो सबसे पहले इससे बनाएंगे, तो जहां आएगा वहां पे फिर से आपको क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका आ गया लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और ये हो गया आपका हायर लिमिट। अब आपको यहां से दो चीज निकालना होता है। एक होता है आपको पढ़ना होता है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का मतलब होता है, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, अब इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पढ़ना होता है निम्न वैल्यू, सॉरी मध्यमान। मध्यमान को बोलते हैं मिडिल वैल्यू। और आपको इसको अगर पहले पढ़े होंगे तो मिडिल माने कि मिडिल वैल्यू यानी कि मध्यमान को आप लोग कहते हैं क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। क्लास मार्क्स यानी कि वर्ग का मान, ये भी आप पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? यानी कि लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है। यानी कि लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दे रहा है, लोअर लिमिट, यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसका यानी कि इसको ये इस नाम से जानते हैं कि क्लास मार्क्स के नाम से जानते हैं। तो क्लास मार्क्स आप जानते होंगे, तो क्लास मार्क्स इज इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया है मध्यमान, उसका उसी का नाम दिया है, और उसी का मध्यमान का इंग्लिश होता है मिडिल वैल्यू। तो ये जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट का यहाँ पे हिंदी है निम्न सीमा, और अपर लिमिट का मतलब है यानी कि हायर लिमिट या फिर अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है ना, अपर लिमिट का जो वैल्यू होता, अपर लिमिट का जो हिंदी होता है उसका होता है उच्च सीमा। तो ये जो होता है, तो उस तरह से हमको क्लास मार्क्स निकालना है, या फिर मध्यमान निकालना है, या फिर मिडिल वैल्यू निकालना है। ये तीनों एक ही चीज का नाम है, और इसमें से कोई एक निकालना है, कुछ भी निकालना आपको दे दे तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज पढ़ना होता है आपको, एक पढ़ना होता है वर्ग विस्तार। ठीक है ना, वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार को यहां पे इसमें बोलता है क्लास मैग्नीट्यूड। क्लास मैग्नीट्यूड, क्लास मैग्नीट्यूड। और आप क्लास 10 में पढ़ेंगे इसी वर्ग विस्तार को, आपको पढ़ेंगे कि इसको बोलते हैं क्लास साइज भी बोलते हैं। आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान आया होगा तो पढ़ेंगे, तो इसको बोला जाता है क्लास साइज भी बोला जाता है। तो ये एक पढ़ लिए, ये तो बाई 2 था यहाँ पे, तो ये अलग था। ठीक है ना, अब यही पढ़ना है, तो क्लास साइज, क्लास मैग्नीट्यूड, वर्ग विस्तार, इस 3 नाम है, तीनों एक ही नाम है। और इसके बारे में पढ़ना है, तो ये होता है हमारा अपर लिमिट
ये निकालने के देगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहां पे लिख दे रहे हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ये होता है। तो इसका ये हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर ये भी इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई इसको बोलता है कि डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, तो इसको हम देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज, क्लास मैग्नीट्यूड, या उसको वर्ग विस्तार, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। यानी आपसे वर्ग विस्तार पूछता है तो यहां पे लिख सकते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। वर्ग विस्तार आपसे पूछेगा तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर, यही ना बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज वर्ग विस्तार, क्लास साइज, क्लास मैग्नीट्यूड। इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। एक वर्ड आपको इसमें एक और पढ़ना होता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। नाम से ही क्लियर है, बारंबारता का मतलब जो एक चीज बार बार रिपीट हो, एक ही चीज बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी को बोलते हैं बारंबारता, ये ना आ रहा, तो एक चीज जो बार बार रिपीट है उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको बारंबारता कहते हैं। जैसे कोई डाटा दे देगा 2 3 4 5 3 2 6 8 4 3 2 6, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एक बार यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, तो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो ये कितना 4 बार रिपीट कर रहा है 3। तो इस तरह से क्या कर रहा है, कोई एक चीज, एक डाटा कितने बार इस एक्सपेरिमेंट में रिपीट कर रहा है, ये हमारा जो कलेक्ट किए डाटा उसमें कितने बार रिपीट कर रहा है, कितने बार आ रहा है एक चीज, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपको पढ़ना है टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स अगर एक है, ठीक है ना, टेलीमार्क्स आपको पढ़ना होता है। तो टेलीमार्क्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे टेलीमार्क्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक दे दिया। तो एक के लिए जो आपका टेलीमार्क्स आएगा, तो एक के लिए जो टेलीमार्क्स आएगा, एक सिर्फ ऐसे लाइन खींच देंगे। 2 के लिए आएगा तो क्या कर देंगे, 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से आपको अगर 3 आ रहा है तो 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन ऐसे कहें, बट 5 में आपको चेंज करना पड़ेगा। 4 ऐसे लाइन खींच देंगे, 4 को डिनोट कर रहा है, बट 5वें के लिए आपको यहाँ से इसके टॉप यानी कि LHS के टॉप और RHS का बॉटम को क्या कर देना, मिला देना। 5 हो गया, आपको 6 लिखना है तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, फिर आपको क्या करना है, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 7, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेलीमार्क्स आपको लिखना होता है और आपको रिप्रेजेंट करना है। ये फ्रीक्वेंसी 1 बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 4 बार आ रहा है कि 6 बार, तो आपको टेलीमार्क्स उसके लिए आपको इस तरह से क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है। दूसरा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता सारणी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होता है उसको आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन में ही बताते हैं कि संचयी बारंबारता आखिर में होता क्या। जैसे किसी का 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। अगर आपको इसका संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख दे रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। इसको लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप समझ में आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी तो पहला जो आएगा 2 2 यहाँ पे रहेगा,
अब क्या करना है, इसको क्रॉस करके ऐसे इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 5 गो और 2 गो कितना होता है, 7 गो। इसके सामने 7 लिखेंगे। अब इसके सामने लिखना है 7 और 7 कितना होता है, 14 हो जाता है, यानी कि ये इसके साथ करके ऐड कर देंगे। अब ये जो होगा इसके सामने लिखना है 7 गो और प्लस 2 गो कितना हो जाएगा, 14 गो प्लस 2 गो 16 गो, 16 गो और प्लस 6 गो कितना हो जाएगा, 22 गो। इसके सामने लिख देंगे और इसके सामने लिख देंगे 22 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 30 गो। तो इसको आपको दिखाने के लिए लिखें, इसको नहीं लिखना। आपको किस तरह से लिखना है, सिर्फ आपको ये लिख देना है। तो इसके सामने ये आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता 2 प्रकार का पढ़ना होता है, कम वाला से कम, एक से ज्यादा वाला पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बताएंगे, अभी बता रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपको देखिएगा कि किस तरह से होता है। तो इसका जो थ्योरी था अभी तक इस चैप्टर 22 में, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब फिर से बोले कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको 1 से 2 बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको समझ आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो अब चित्र यानी कि ये इसका आलेख यानी कि जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे।